नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश की जो जनसंख्या है वो मैक्सिमम कृषि पर निर्भर करती है। आज के इस आधुनिक समय में हमारे जो बागवान और किसान भाई बहन हैं वो आधुनिक कृषि जो टेक्निक्स है उनका यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो हम अपनी परंपरागत खेती को भूलते जा रहे हैं और इसका जो परिणाम है वो हमें अपने स्वास्थ्य और अपने पर्यावरण पर देखने के लिए मिल रहा है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है परंपरागत खेती के सिद्धांत एवं समाधान, और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रामकृष्ण ठाकुर जी, जो कि एक कृषक हैं और साथ ही में ये HRT से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भी हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्री रामकृष्ण ठाकुर जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरल शब्दों में परंपरागत खेती जो है वो क्या चीज़ है? परंपरागत खेती जो पुश्त पुश्तानों से बुजुर्गों के द्वारा चलाई जा रही है जी, बीजों से, फलों से, किसी भी तरीके से जो चली आ रही है उसको परंपरागत खेती बताते हैं जी। जैसे कोई भी है, आलू है, बीज है, फसल है, मक्की है, गेहूं है, बाथू है या कोई भी और चीज़ है जो परंपरा से चली आ रही है खेती, उसको हम इस डेजिग्नेशन से संबोधित करेंगे कि ये पारंपरिक खेती है। जी बिल्कुल। सर, ये जो परंपरागत खेती है और आधुनिक खेती है, इसमें क्या फ़र्क है और इन दोनों के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? ये तो एक स्वाभाविक बात है कि नेचुरली और प्रकृति में और जो होती है एक कुदरती हुई एक कृत्रिम हुई, उसमें फ़र्क नेचुरली होता है। और वो ठीक है, परंपरागत खेती जो है सब चीज़ों से, सब गुणों से संपन्न, उसमें जो है फसल होती है सब गुणों से संपन्न होती है, औषधि गुणों से संपन्न होती है जी। बाकी जो रासायनिक खेती है उसके द्वारा की गई खेती ये चीज़ें उसको कम कर देती है, उसकी बीज की या हर चीज़ की आयु को थोड़ी कम कर देती है और फसल ज़्यादा दे देती है। जी सर, जैसे आपने अभी बोला कि जो परंपरागत खेती है वो रासायनिक क्रियाओं से बिल्कुल मुक्त होती है, उसमें जो है वो ऐसे कोई रसायन नहीं होते, तो वो किस प्रकार से नहीं होते? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देंगे? वो इसी तरीके से होती है जैसे पहले होता था T&B टूल्स जो होते थे जी। वो उस टाइम परंपरागत होते थे, जिसकी उसकी कमी आती जा रही है। खाद हमारी होती थी घरेलू, पत्तियों से, हरी पत्तियों से, पशुओं के गोबर से, कई चीज़ों से जो बनी पर खुद तैयार की जाती थी, पशुओं को जैसे डाल करके खाद, और वो सड़ा करके एक जगह इकट्ठा लगा देता है खेत में ढेर, और फिर वो 2-4 महीने के बाद उसको फेंक के फसल के बीज डाल देते थे और उसके ऊपर फिर दोबारा हल चलाते थे। हल चलाने के बाद मिट्टी से उसको मिला देते थे पहले, वो ओरिजिनल खेती है। बाकी अगर उसमें जो दूसरी खेती है रासायनिक खादें हैं, जैसे ये कोई भी या यूरिया है, कोई एनीथिंग और दूसरी खादें हैं वो डाली जाती है, तो उसको जो है रासायनिक खाद में डालते हैं। अगर वो दोनों खादें इकट्ठी होकर के डाल दी जाए तो थोड़ा सा फसल भी उसको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जैसे पुरानी परंपरा खेती से रूप से जो है वो उतनी बेनिफिशियल यानी फसल ज़्यादा नहीं होती, मीडियम, और 2-4 साल के बाद मीडियम कम होती जाती है। उन दोनों की खाद के मिश्रण से उसको एक नया रूप मिल जाता है, उसकी फसल की इनकम भी ठीक होगी और उसकी जो है ग्रोथ, वो सारी चीज़ें ठीक होगी। जी बिल्कुल। सर, क्या हम जो है वो परंपरागत खेती और जो हमारी आधुनिक खेती है, अगर हम इन दोनों के सकारात्मक बिंदुओं को मिला दें, इनका मिश्रण कर दें, तो क्या हम एक ऐसी खेती तैयार कर सकते हैं जो हमारे किसानों के लिए भी अच्छी है और साथ में वो हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी हो? बिल्कुल हो सकती है जी। ये दोनों चीज़ों मिला करके वो नेचुरली है, तो 50-50 करके इसका रेशो डाल के ये दोनों चीज़ें ठीक हो सकती है जी। हाँ। मतलब हम इसमें जो है वो अपने यूरिया जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कुछ विशेष मात्रा से जो उसकी क्वांटिटी हो उसको देख करके कि कितनी डालने की, पहली खाद में कितनी डाली है उसके मुताबिक उसमें डाल सकते हैं। और वो अगर बाई दी वे केंचुआ को इत्यादि, वो केंचुए जो होते हैं ना, वो भी खाद में हम डालते हैं पुरानी खाद में, तो वो भी बहुत अच्छी बन जाती है उससे भी।
सर, जो हमने इस फर्टिलाइजर्स का जो मिश्रण करना है, जो आधुनिक और जो हम परंपरागत, जैसे आपने बोला कि हम खुद भी तैयार करते हैं, चाहे हम गोबर से तैयार कर रहे हैं, चाहे हम पत्तियों से तैयार कर रहे हैं, तो उसका जो मिश्रण होना चाहिए वो कितना कितना होना चाहिए? तो 50-50 तो होना ही चाहिए कम से कम। 50 उसका और 50? 50 इसका, हाँ। 50 से ऊपर कोई रेशो नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। हम देख रहे हैं कि जो हमारे लार्ज स्केल फार्मर्स हैं वो आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति भी बोलते हैं, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो अगर हमने उनको जो है वो परंपरागत खेती की तरफ प्रभावित करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो उसके लिए जो कोई थोड़े आपके जो ये सेंटर होते हैं, जहाँ कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें जाके इस किस्म की गाइडेंस देनी चाहिए उनको, और वहाँ पर उनको प्रैक्टिकली दिखानी चाहिए वो चीज़, नेचुरली मोल्ड हो जाएगा उसको देखने के बाद। जी। इसमें सर ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी परंपरागत खेती है वो सिर्फ हम अपने परिवार के गुजारे लायक ही हम उस खेती को करते हैं, और आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक परिवेश में हमारा जो मेन मोटिव होता है वो है पैसा कमाना, कि हम उसको व्यावसायिक रूप से कैसे डेवलप करें। तो हम परंपरागत खेती को व्यावसायिक रूप किस तरह से दे सकते हैं? वैसे तो आजकल समय की जो रफ्तार कह रही है जी, आधुनिक समय का जो परिवर्तन कह रहा है, वो तो खेती की तरफ, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, वो 80% यंग ब्लड बिल्कुल भी खेती की तरफ नहीं जाना चाहते। उसके कुछ कारण हैं जी। एक तो उनको हर चीज़ों से सर्व संपन्न हुए हैं, मदर फादर की तरफ से भी है, और आजकल की आधुनिक की फैसिलिटियाँ जो है उनकी तरफ से भी है, और फिर उसके बाद जो है वो अपने कोई जैसे स्कूल कॉलेज ये होते हैं, उसमें ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं रखा हुआ है जिसमें कि वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आधार से हर चीज़ें जोड़ी हुई है, वैसे एक सर्टिफिकेट स्कूल से या कहीं से भी उसके साथ जोड़ करके उस किस्म का बनना चाहिए कि वो वहाँ से ज़रूरी कंपलसरी कर दिया जाए कि वहाँ से सीख ये ट्रेनिंग करे, कोर्स करके आए जी। या कोई भी आपके इंस्टीट्यूट कहीं खुले, और खुलने चाहिए ज़्यादा, जिससे कि लोगों को या यंग जनरेशन को उसमें इंटरेस्ट पड़े और वहाँ से वो हासिल करें कि हमें यहाँ से सर्टिफिकेट लेना है। बट सर, इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम खेती की बात करें और अगर हम परंपरागत खेती की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा वर्षा के ऊपर डिपेंड होती है। बिल्कुल, बारिश से तो हमारी जो है वो वर्षा टाइम टू टाइम नहीं हो रही, जिससे हमारा जो किसान भाई बहन है वो डिसहार्टेंड हो रहे हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा यंग ब्लड है वो इस परंपरागत खेती की, मतलब खेती की तरफ ना बढ़कर उनको व्हाइट कॉलर्स जॉब्स जो है वो चाहिए होती है। वैसे कुछ लोग तो ये कर रहे हैं जी, जैसे पॉली हाउस वगैरह में तैयार करते हैं, बेमौसमी चीज़ें जो तैयार करते हैं वो पॉली हाउस वगैरह में हो रही है, कुछ लोग करते हैं। लेकिन उसका फिर जहाँ तक हमारा अपना एक्सपीरियंस है, वो जब तक उस माहौल में है, वो सब्जी या कोई भी चीज़ जो पॉली हाउस के अंदर है, वो तब तक उसी माहौल में वहीं तक फिट है। जब जैसे वो बाहर आ जाएगी वहाँ से, तो नेचुरली जो आउट ऑफ सीजन है उसका उस प्रभाव पड़ेगा, और उसकी शायद वो सेहत के लिए एक आधे आज मार्केट में अगर आज देर की जाए, कल के लिए वो थोड़ी हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि उस माहौल में नहीं रहेगी जैसे पॉली हाउस में रहती है। उसमें कर रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं, वो इनकम सोर्सेज है, वो उनका अलग बात है कि वो किसी के सेहत पर उसका फर्क पड़े ना पड़े, ये तो इसका कोई विशेष वो नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से तो बढ़ावा दे रहे हैं इन चीज़ों को, और बढ़िया लोग इंटरेस्टेड है और कर रहे हैं लोग जी। बाकी तो कृत्रिम और रासायनिक में तो बड़ा, इसमें ओरिजिनल में रासायनिक में तो बड़ा फर्क है। रासायनिक ज़्यादा हार्मफुल रहती है, कृत्रिम जो है और जो ये पारंपरिक है जी, ये बिल्कुल ठीक होती है, इसमें सारे गुण हो गए। दूसरी चीज़ों को डालने के बाद उसके गुण खत्म हो जाते हैं। जैसे पहले पुराने चावल होते थे वो सेहत के लिए ठीक होते थे, ये हमारी कोणी होती थी, कोणी, उसका भी बुखार इत्यादि हो जाता था, कोई जब एकदम उसको बाहर निकालने के लिए मेडिकली रूप में भी हम उसको प्रयोग करते थे, तो उसके चावल खाने से वो कुछ बुखार बाहर निकल जाता था।
वैसे ही आलू है, वो बड़े टेस्टी होते थे। जो साठू टाइप का आलू पहले वो होते थे ओरिजिनल, वो तैयार होता था, लंबे टाइम तक चलता था। बाकी आजकल तो जो भी चीज़ खपौलियों से प्याज आप मतलब अगर आप 10 किलो रखेंगे तो 20 दिन से ज़्यादा वो नहीं चलेगा, उसमें वो हो जाएगा, उसमें वो फट जाएंगे चूहे, मतलब लूंगे फट जाएगी और ख़राब होगा, क्योंकि वो उस माहौल में तैयार नहीं हुआ, वो जल्दी तैयार किया गया। हर चीज़ की जो एज रेंजेज होती है वो प्रकृति के लेवल से फिट की हुई जो है वो कुदरती है, डुप्लीकेट। जी बिल्कुल सर, आपने बात की कि हमें जो है वो परंपरागत खेती में जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो करना चाहिए। तो अगर हम अपनी फील्ड्स में, मतलब अपने खेतों में अगर हम जो है वो अपनी द्वारा जो बनाई गई खाद है, अगर हम उसी को ही अपनी फील्ड में डालेंगे तो क्या उससे हमें जो है वो बड़े पैमाने पर हमें फसल मिल सकती है? उसमें पहले तो ऐसा होना आजकल के समय में असंभव हो रहा है, क्योंकि यंग जनरेशन में कोई नहीं कर रहा है, इस इंटरेस्ट नहीं ले रहा इस किस्म की खेती करने में। लोग यानी यंग जनरेशन में भागे हुए हैं नौकरी के लिए, 5-7 हज़ार की नौकरी के कहीं भी मिले, वो चाहे कुछ भी मिले, तो उनका इंटरेस्ट है उसमें। और उन चीज़ों में दूसरे 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी जो कर रहे हैं इस वक्त। मैं तो ये पूरे हिमाचल की बात नहीं कर सकता हूँ, पर अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। जो मुश्किल से 40% लोग जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं उनको लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें हम लोग भी आते हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो हर किस्म के जंगली जानवर इतने बढ़ गए कि वो खेती को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जब अगर रात को हम उसकी चौकीदारी करें तो नहीं आएंगे, अगर दिन को जाएं तो घर के काम से गए, यानी कुल मिला के इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब सरकार की तरफ से भी लगभग कोई विशेष प्रोग्राम, जबकि पूरी तरह से बाड़बंदी होनी चाहिए। जो ये खेती करता है उसके खेतों की पूरी तरह से बाड़बंदी होनी चाहिए और उसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जी सर, परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार द्वारा जो है वो ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है जिससे जो है वो हमारी परंपरागत खेती को बढ़ावा मिले? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन नीचे तक इम्प्लीमेंट हो ना हो ये बहुत असंभव सी बात है। बहुत कम इम्प्लीमेंट होता है। सरकार सब कुछ दे रही है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल। आजकल सर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो वाइट कॉलर जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है, और ये हमारा एक जो है वो मतलब एक हमारा रोल बन गया है कि नहीं, हमें जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स ही करनी है, और सोसाइटी में भी लोगों की यही मेंटालिटी है कि नहीं, आजकल के युवा वर्ग को वाइट कॉलर जॉब्स ही करनी है। तो सर ये जो हमारे युवा वर्ग है उनको आप परंपरागत खेती की तरफ जो है वो मोटिवेट करने के लिए क्या क्या मतलब इसके लिए सुझाव देना चाहते हो? ये समाज में एक बड़ी भारी कुरीति बढ़ रही है। इस किस्म के विचार लोगों के, यंग जनरेशन के पूरी तरह से उल्टे हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं कि ये काम करना ही नहीं, क्योंकि उनको हर चीज़ों से सर्वसंपन्न है। फिर जो अगर कोई करना चाहे तो गांव में अगर 20 घर है तो वो 3 घर ना करना चाहेंगे, 20-15 छोड़ देंगे तो उनकी खेती से आकर के जानवर बढ़ जाएंगे, मौसम टाइम पर बारिश नहीं होगी, इसलिए उस पर जो है लोगों का मन भी टूट जाता है। मार्केटिंग जो स्थिति ठीक नहीं है। 50% कम से कम 30% मार्जिन जो ये मार्केटिंग वाले होते हैं ये शोषण कर देते हैं जिमींदारों का। उन जो वहाँ उनके फल सब्जी या कोई भी चीज़ आती है, अनाज कोई भी आता है मार्केट में, तो उसका वो जब लोग दुखी हो जाते हैं, उनका बिहेव ठीक नहीं होता। जो ये व्यापारी है, आड़ती है, उनका बिहेव बिल्कुल ठीक नहीं होता। उनके हर चीज़ में वो जिमींदारों को, ग्रोवर को दबाने वाली कोशिश करेंगे, चाहे तोल में है, चाहे बोल में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, वो उसमें वो उनको हमेशा अगर बोले तो वो वहाँ पर लोगों के साथ उलझ जाते हैं झगड़े में, इसलिए वो भी एक समस्या है। दूसरे फिर जहाँ तक ये औरों की इनकी यंग ब्लड की बात रही, ये तो बहुत कम कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ रही है कि मेरा अपना अंदाज़ा है
कि शायद ही जब भूखे मरने की बारी आएगी तभी कोई खेती पर आएगा, अंधाधुंध बैंक महंगाई होगी जैसे लंका में हो रही है, तब जाकर के हट फिर के उनको आना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उसके बाद एक कुरीति और समाज में आ गई है यंग ब्लड के लिए कि जितनी भी जिसके पास ज़मीनें हैं या खेती है वो सब बेचनी शुरू कर दी लोगों ने, जहाँ जहाँ रोड गए। वो मेरे शायद यहाँ मैं प्रोपोर्शन में कराने हूँ तो 80% जो हमारी सब ज़मीन बेच दी है जिनके पास जो उसके मालिक हैं। तो अब आगे तो जब तक पैसा ही इनको चाहिए, पैसे से आदमी बिगड़ता है। तो वो एक यूज होता है, एक मिस यूज होता है। तो अब इस तरह से मिस यूज ज़्यादा रहा है और यूज कम हो रहा है। और जो पुराने लोग हैं जिसकी एज 60 साल से ऊपर है वो आजकल खेती कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद या कहीं से भी वो खेती कर रहे हैं। पीछे की जनरेशन जो है बहुत कम इस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं। सर अगर हम कोविड टाइम्स की बात करें तो कोविड टाइम्स में जो है वो हमारे मैक्सिमम युवा वर्ग ने जो है वो खेती की तरफ अपना रुख जो है वो बदल दिया है। और उन्होंने इतने अच्छे हमारे पास एक एग्जांपल्स बनकर आए हैं कि हमारे युवा वर्ग, मैक्सिमम युवा वर्ग की सर कोविड टाइम्स में जॉब्स गई है। तो उन्होंने क्या किया, या तो फिर वो फ्लोरिकल्चर के तरफ जो है वो अपना रुझान ले लिया उन्होंने, या फिर वो और जो है वो उन्होंने दूसरे क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया है। तो हम जो है वो कम्प्लीटली हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा युवा वर्ग जो है वो इस चीज़ के लिए नहीं प्रेरित है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मीडियम संपन्न है हर चीज़ों से वो इस चीज़ को कर रहे हैं। जो सर्व चीज संपन्न है वो कोई नहीं ले रहे। और आज की जो यंग जनरेशन हमारी भी रीडिंग में है तो वो कुछ नशावृत्ति की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ। सर अगर कोई परंपरागत खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहता है या वो पहली बार परंपरागत खेती कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए और उसको उस खेती को बरकरार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मार्केटिंग वैल्यू, मार्केटिंग व्यवस्था जो है ठीक होनी चाहिए। मार्केटिंग व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। समय पर अगर फसल ले जाए तो वो बेचने वाले ठीक नहीं है, वो शोषण करते हैं उनका ग्रोवर का। और बाकी अगर करना चाहिए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लास्ट एंड में जो है प्रकृति की तरफ से बारिश ना हो तो वहाँ जैसे आजकल बहुत अच्छी फसल है हम लोगों के, लेकिन एक बारिश अगर हो जाती तो वो 25% और एक्स्ट्रा हो जाती। फिर उसमें भी ये होता है कि फिर सारे एजुकेटेड ही लोगों के अंदर एक भावना आगे भी हमने करनी नौकरी है। और सिर्फ 70% 30% लोग जो है वो करते हैं, ऐसा नहीं है, वो करते हैं, इंटरेस्ट हैं अपनी खेती की, पारंपरिक खेती से पैदा करके अनाज करके वो शुद्ध अनाज का सेवन करते हैं। जी जी बिल्कुल। सर आपने बात की बारिश की, तो क्या हमारे पास गवर्नमेंट ने ऐसे कोई विकल्प नहीं दिए कि अगर हमारे पास टाइम टू टाइम बारिश नहीं हो रही तो हम उसके लिए किसी और चीज़ का इस्तेमाल जैसे वाटर टैंक हार्वेस्टिंग या फिर हम स्प्रिंकलर्स के थ्रू जो है वो अपने खेतों में जो है वो सिंचाई कर रहे हैं? बिल्कुल दी है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, लेकिन फील्ड में वो बहुत कम यूज़ हो रही है। जैसी स्कीम है वैसे ही पड़ी हुई है, ना उसको कोई जो उसके पाइप इत्यादि जो भी उसके जिससे तो फैलती है, अगर फाल्ट हो जाए तो उसको कोई नहीं देख रहा। गवर्नमेंट ने हर तरह से हर बांध लगाए हैं, पानी की फैसिलिटी है, परंतु जब बारिश नहीं होगी तो पानी वहाँ भी कम होगा। ये ठीक है कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल। सर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो डिफरेंट है, जैसे निचले क्षेत्र और ऊपर पर्वतीय क्षेत्र जो है वो डिफरेंट है। तो क्या हम इन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग हम जो है वो परंपरागत खेती कर सकते हैं? पहले भी तो होती थी, जो खेती अपर में होती है अपर में होनी चाहिए, जो लोअर में होती है लोअर में होनी चाहिए। बट सर जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अभी सेब की, तो पहले हम देखते थे कि सेब जो है वो आपके अपर एरियाज में लगाया जाता, लेकिन अब लो हाइट के एप्पल्स भी आ चुके हैं। बिल्कुल, वो तो ये इस किस्म की वैरायटियां तैयार हो चुकी है, डेवलप हो रहा है, हर चीज में हमारा देश डेवलप हो रहा है। लेकिन डेवलप होने के नाते आगे तो जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है वो भी कुछ करें, लगाओ इसको करें। अब जहाँ कहीं सीधी बात है, जैसे अभी बंदर है जी, या कोई पक्षी है या कोई लंगूर है या कोई और चीज होता है जंगली जानवर, वो उसको नुकसान 1-2 करेगा गांव में तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा।
अगर सब करें, मिलजुल के करें, जी। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जब कि अब तक हम, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, हर जगह अब 70% खेती जो है वो डंप पड़ चुकी है, लोगों ने बंजर छोड़ दी है। उसमें या तो घास होता है या चरी इत्यादि बीज देते लोग, इन्हीं वजह से कि भाई ये परेशान होते हैं, रिटर्न इसमें कुछ नहीं है। तो बाकी जानवरों का भी है, मौसम का भी है, और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन कई जगह लोग नहीं फ़ायदा उठाते, तो कई जगह जो है पानी जो है वो सूख जाता है। जैसे अगर सूखे तो ये प्रॉब्लम है। बाकी सिर्फ बात इतने के करने की कमी है, बाकी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सर, भौगोलिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी फसलें जो है वो उगानी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर ज्योग्राफिकल एरिया? अब ज्योग्राफिकल एरिया में जब तो जो 7,000 की 10,000 की हाइट में सेब होता था, वो अभी बिलासपुर में आज और हो रहा है 500 में। वो सब कुछ हो सकता है, करने से सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उस चीज़ को उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है। पर थोड़ा सामूहिक रूप से होना चाहिए। एक दो करेगा तो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है उसको वो बचाना, खेती बचाना। अगर सब करेंगे तो जानवर भी हर जगह जाएंगे और कम नुकसान होगा उसका। जी बिल्कुल। सर, हम बात करें परंपरागत खेती की, तो परंपरागत खेती में हमें किस तरह का बीज का इस्तेमाल करना है? क्या वो हम वही बीज का इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी हमारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से बनकर जो है वो मार्केट में आ रहा है? जहाँ तक मार्केट की बात है, बीज भी यहाँ भी इस किस्म से चला हुआ सिस्टम कि प्रॉपरली जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता। ब्लॉकों में आता है, सरकार के पास हर जगह होता है, लेकिन वो सबको नहीं मिल पाता। अब ये मैं नहीं कह सकता कि बीज की क्या व्यवस्था है। जो डिजर्व करते हैं उनको सबको फिक्स रेट पे कार्ड के हिसाब से, जो रेशन कार्ड होता है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन कईयों को टाइम पर नहीं मिलता ना। इंस्ट्रूमेंट में औजार पहले ही खत्म हो जाते हैं वहाँ ब्लॉक में जाने से पहले। कोई भी आधुनिक औजार है वो सबको नहीं मिल पाते, जबकि पंचायत के थ्रू आने चाहिए। हर पंचायत में जो खेती कर रहा है पटवारी की रिपोर्ट होनी चाहिए कि किसने कितनी खेती की है। जो बंजर है उस जमीन का मत दो, जो गवर्नमेंट ने उस पर लोन दिया है, खर्चा किया है, नरेगा के थ्रू काम किया है, उनकी उनसे रिकवरी होनी चाहिए। जो सब सारी चीज़ें डेड पड़ी हुई है, सरकार ने सब कुछ दिया हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट ठीक नहीं हुई। जी बिल्कुल। सर, हम जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे एक बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सॉइल फर्टिलिटी की, कि जो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल हो गई है, उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? उसके लिए तो हमारी जो पारंपरिक प्राकृतिक खाद है उसका यूज़ करना पड़ेगा ठीक तरीके से। और जो रासायनिक खाद से तो वो नेचुरली जल गई है जमीन, उस किस्म के जो अवयव नहीं रहे जैसे उसमें तत्व होते थे। ये अब मिट्टी टेस्ट करने वाले होते हैं, वो बता देते हैं, वो ले जाते हैं मिट्टी टेस्ट करके देखते हैं उसमें। पर पारंपरिक जो खाद्य व्यवस्था है वो जरूरी होनी चाहिए। और बीज जो है ओरिजिनल होना चाहिए। जो पारंपरिक बीज चला वो ही चलना चाहिए। बाकी अगर आ जाए उसमें मेहनत करे जाए, फसल बहुत ज़्यादा देता था पर उसके औषधि गुण को कुछ और होते हैं, और जो कृत्रिम होंगे उसमें नहीं होंगे। चावल कोई भी देख लो आप, आजकल वो चढ़ के होते हैं प्लस कुछ भी चढ़ के बेचते हैं, और जो पुरानी के उसमें कितने टेस्ट होता है। जी सर, बिल्कुल। श्री राम कृष्ण ठाकुर जी, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि हमें किस तरह से परंपरागत खेती को करना चाहिए और इसका किस तरह से हम सुरक्षित कर सके। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। रामकृष्ण ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूरदर्शन वालों को अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।